गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज लास्ट क्लास रहेगी हमारी एलएलपी एक्ट की। तो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं एलएलपी एक्ट में, और आज सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ विसिल ब्लोइंग। तो ये जो विसिल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट है, ना आपने अभी तक कंपनी एक्ट में पढ़ा, ना ही वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है। तो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जो पहली बार आप लोग पढ़ेंगे। विसिल ब्लोइंग क्या है, ठीक है। ऑल्दो वैसे कंपनी एक्ट में है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिलहाल हमारे सीए फाउंडेशन लेवल पर वो नहीं आता है। विसिल ब्लोइंग जो शब्द बना हुआ है, अगर आप सोचें तो विसिल प्लस ब्लोइंग, विसिल होता है सीटी और ब्लोइंग का मतलब होता है बजाना। ये बेसिकली क्या है सीटी बजाना, विसिल ब्लोइंग। ऐसा होता है जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एलएलपी के खिलाफ चल रहा होता है, हम एलएलपी के रेफरेंस में से स्टडी करेंगे, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन सरकार का, एमसीए का, रजिस्ट्रार का चल रहा है एलएलपी के अगेंस्ट। अब पूरी की पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अगर कुछ उनके अगेंस्ट कुछ उन्हें सूचनाएं एकत्रित करनी हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अंदर के लोग हैं उन्हें सारा का सारा पता है कि कंपनी क्या सही, मतलब एलएलपी क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जो लोग भी, जो भी पार्टनर, देखिए अगर कोई एलएलपी, अगर एक कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी पाई गई कि एलएलपी ने ये गलत काम किए हैं, तो एलएलपी भी पेनलाइज होगी और पार्टनर्स को भी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस जो है वो आरोपी बनाया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो एक विसिल ब्लोइंग का काम कर सकता है, और वो जो जरूरी सूचनाएं, नोटिस है, इंफॉर्मेशन है, वो सरकार को दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एमसीए को, रजिस्ट्रार को दे सकता है। तो उसके खिलाफ जो सरकार है, जो न्यायालय है, वो नरमी पेश करेगा, ठीक है ना, नरम रुख अपनाएगा। जो भी पार्टनर के खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा तो उतना सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा जितना कि बाकी आरोपी के खिलाफ लिया जाएगा, जो कि बाकी पार्टनर के खिलाफ लिया जाएगा। तो जो पार्टनर विसिल ब्लोइंग का काम करेगा, विसिल ब्लोइंग का मतलब है कि अंदर की जो सूचनाएं हैं, अंदर की जो जानकारियां हैं, वो सरकार को बताएगा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान, और सरकार को इससे फायदा भी मिलता है इंक्वायरी वगैरह करने में, सूचनाएं एकत्रित करने में। तो उसे कहा जाता है विसिल ब्लोइंग। जो पार्टनर ऐसा करते हैं उसे विसिल ब्लोअर कहा जाता है। और साथ के साथ यहाँ पे ये भी उन्होंने बोल दिया कि जो भी एम्प्लॉई हैं, या तो एम्प्लॉई अंदर की सूचनाएं बाहर निकाल के दे रहे हैं, या पार्टनर अंदर की सूचनाएं बाहर निकाल के दे रहे हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके से जो एलएलपी है डिग्रेड नहीं करेगी, किसी भी तरह हैरेस नहीं करेगी, किसी भी तरह से उन्हें नौकरी से नहीं निकालेगी। तो एक तरह से ये भी सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी है, वो किसी ना किसी, अगर कोई वो सूचनाएं दे रहा है तो वो कोई ना कोई लालच रखेगा, लेकिन लालच उसने सोचा कि जी मेरे ऊपर पेनल्टी कम हो जाएगी, लेकिन साथ के साथ उसे डर भी है कि एलएलपी मेरे के अगेंस्ट क्या कार्रवाई कर सकती है। तो वो एक तरह से लॉ मेकर्स ने एक तरह से सिक्योरिटी प्रदान कर रखी है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो एम्प्लॉय होगा, चाहे वो पार्टनर होगा, जो भी व्यक्ति विसिल ब्लोइंग का काम करेगा उसके खिलाफ हैरेसमेंट की कार्रवाई एलएलपी नहीं कर सकता, उसे निकालने की कार्रवाई नहीं कर सकता, उसकी सैलरी नहीं रोकी जाएगी, किसी भी तरह से उसे डिग्रेड नहीं किया जाएगा। ग्रेड के लिए तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विसिल ब्लोइंग। तो डायरेक्ट जो है वो लिखने के लिए आ सकता है, तो आप अपनी वर्डिंग में उसे लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, ग्रेड के लिए। तो व्हाइल विसिल ब्लोइंग पॉलिसी मीन्स ए पॉलिसी इन विच ए मैकेनिज्म, विसिल ब्लोइंग पॉलिसी का मतलब है कि एक मैकेनिज्म is established to listen and take action against any wrong practice anywhere in the company। तो कंपनी के अंदर भी, जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो अभी फाउंडेशन लेवल पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर। द कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन 31 ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एज पर दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 31 जो है वो कॉन्सेप्ट बताता है विसिल ब्लोइंग का। इस सेक्शन के अनुसार द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, कि जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल है वो रिड्यूस कर सकता है जो भी पार्टनर के खिलाफ या एम्प्लॉय के खिलाफ कोई पेनल्टी लगाई गई है,
तो उस पेनल्टी को या तो बिल्कुल पूरी तरह से माफ कर सकता है या वो उसे माफ भी कर सकता है या कम भी कर सकता है। कई बार आपने जनरल लॉ में भी सुना होगा कि सरकारी गवाह बन जाना। आपने इस तरह की टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि कोई केस चल रहा है और सरकार को, जज को जो है वो सबूतों की तलाश है, तो कोई भी पब्लिक का आदमी जिन्हें जानकारियां पता है वो सरकारी वो गवाह बन जाता है। तो करीब करीब उसी तरह से आप समझिए। तो यहाँ पे सरकारी गवाह ही एक तरह से काम करेगा ये, और अंदर के आदमी होंगे जिन्हें कंपनी की रॉन्ग प्रैक्टिसेस के बारे में, एलएलपी की रॉन्ग प्रैक्टिसेस के बारे में पता है। और एक तो तरीका है कि सरकार अपने आप भी ढूंढ लेगी, तो अगर ढूंढेगी तो सबके सब फंसेंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ लोग अगर डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर सरकार ने पहले पकड़ लिया, सरकार ने पहले ढूंढ लिया और तो हम भी फंसेंगे, तो इस डर से अगर वो विसिल ब्लोइंग का काम करना चाहते हैं तो अलाउड है। तो उस केस में जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, वो उन पार्टनर के ऊपर जो पेनल्टी लग सकती थी तो उन्हें रिड्यूस भी कर सकता है और पूरी तरह से वेव भी कर सकता है इफ इट इज सेटिस्फाइड। अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड होगा, किस बात से सेटिस्फाइड होगा? Such partner or employee of a limited liability partnership had provided useful information during investigation of such limited liability partnership। कि अगर इस पार्टनर ने या एम्प्लॉय ने, जिसकी हम पेनल्टी को रिड्यूस कर रहे हैं या वेव कर रहे हैं, अगर इस पार्टनर ने, एम्प्लॉय ने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगेंस्ट सच लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड और when any information given by any partner or employee whether or not during investigation, और जब कोई इंफॉर्मेशन पार्टनर के द्वारा दी जाती है, एम्प्लॉय के द्वारा दी जाती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो या अदरवाइज हो, लीड्स टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बीन कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट, जिसकी इंफॉर्मेशन की वजह से इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को या जो दूसरे पार्टनर हैं जो विसिल ब्लोइंग का काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को, न्यायालय को एक्शन लेने में मदद मिलती है और वो कन्विक्टेड होते हैं, यानी कि वो दोषी पाए जाते हैं। तो अगर इन बातों से सेटिस्फाइड होगी या कोर्ट या ट्रिब्यूनल, तो उस केस में जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल है या तो जो विसिल ब्लोइंग का काम करेंगे उनकी पेनल्टी को बिल्कुल खत्म कर सकती है, वेव कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है। सब सेक्शन 2 जो कहता है इसका, वो ये कहता है कि जो भी पार्टनर या एम्प्लॉय विसिल ब्लोइंग का काम करेगा तो उसके अगेंस्ट एलएलपी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मे बी डिस्चार्ज, यानी उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते, डिमोटेड, उसकी पावर कम नहीं कर सकते, उसकी जो पोजीशन है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, थ्रेटनिंग यानी कि डरा नहीं सकते, हैरेस्ड, उसे एक तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते, और इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एम्प्लॉयमेंट मियरली बिकॉज ऑफ इट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और कॉजिंग इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड परसुएंट टू सबसेक्शन 1। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि जो भी पार्टनर एम्प्लॉय जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो विसिल ब्लोइंग का काम करेगा, उसे आप किसी भी तरह से भेदभाव वाला रवैया नहीं अपना सकते, डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी नहीं कर सकते। जो भी उसके एम्प्लॉयमेंट की शर्तें थी, जो चीज़ पहले चली आ रही थी, वही चीज़ आगे भी आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। डिमोट नहीं कर सकते, यानी कि उसकी रैंक नहीं घटा सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हैरेसमेंट नहीं कर सकते, जो भी तमाम तरह की डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी होती हैं भेदभाव वाली, यानी कि आप क्लस के जो कदम उठा सकते हैं, तो कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। इट क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विसिल ब्लोइंग जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर भी। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विसिल ब्लोइंग क्या होती है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, तो सेक्शन 31 आपको लिखना है। सेक्शन 23 एज सच कुछ नहीं है इसमें, सेक्शन 23 में बहुत हल्का सा सेक्शन है और ना ही कुछ ऐसी बातें हैं कि जो पेपर में पूछी जाने वाली हों। तो दिस इज सेक्शन 23 रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर। तो अभी जब हमने शुरुआत किया था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को, तो हमने डिस्कस किया था कि 4 शेड्यूल है, टोटल 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है, जिसमें शेड्यूल 1 जो है वही बताता है आपको राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर बिटवीन द पार्टनर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड एलएलपी, यानी कि एलएलपी और पार्टनर के बीच में,
क्या राइट एंड ड्यूटीज हैं और बिटवीन पार्टनर्स क्या राइट एंड ड्यूटीज हैं। तो सेक्शन 20 इसी चीज को आगे बढ़ा रहा है कि अगर जो भी एग्रीमेंट में है, क्योंकि जैसे आप पार्टनरशिप एक्ट में नहीं पढ़ते, एक पार्टनरशिप एक्ट की जनरल ड्यूटीज है, मैंडेटरी ड्यूटीज है और एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट सबको वाइड कर जाता है नॉर्मली 99% केसेस में। तो यहां पर भी ये लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट होगा तो जो शेड्यूल 1 में प्रोविजंस हैं राइट्स एंड ड्यूटीज के वो एप्लीकेबल होंगे अगर एग्रीमेंट साइलेंट होगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में कोई राइट्स एंड ड्यूटीज हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट जो पार्टनर के रिलेशनशिप होंगे उस एग्रीमेंट से गवर्न होंगे, ना कि शेड्यूल से गवर्न होंगे। इरेट के लिए हाँ, अगर किसी और सेक्शन में, माना हम सेक्शन 23 में कुछ लिख रहे हैं और हो सकता है किसी और सेक्शन में सेक्शन 27 में कुछ और लिखा हुआ हो, तो ये सेक्शन 23 कह रहा है कि जब तक कि अदरवाइज किसी और सेक्शन में कुछ नहीं है तो और एग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो सेक्शन 23 आपको एक जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में डिस्कस कर रहा है। उतनी डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलएलपी में उतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया गया क्योंकि एक आइडिया लेना है बस आपको एलएलपी का। आपको पूरी डिटेल नहीं पढ़नी। इंस्टीट्यूट ये नहीं सोच रहा कि आप पूरे इसमें मास्टर बन जाएं एलएलपी में, क्योंकि ऑलरेडी हम कंपनी एक्ट पढ़ के आ चुके हैं, ऑलरेडी हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के आ चुके हैं। ये तो एक जनरल बस आपको चीजें बता रहा है कि बेसिकली जो एलएलपी है दोनों का मिडवे है। तो कभी आप सोचें कि जो राइट्स एंड लायबिलिटीज वहां पे थी क्या वो यहां नहीं है? यहां पर भी है। 81 सेक्शन है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो आप पढ़ेंगे कितने? आप 20-22 सेक्शन पढ़ लेंगे, 81 सेक्शन तो पढ़ नहीं रहे आप। तो लिखा हुआ सब कुछ है लेकिन हमें यहां पढ़ना नहीं है। तो इस वजह से सेक्शन 23 देखा जाए काम का नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है वो सेक्शन 23 बताता ही नहीं है आपको। केवल सेक्शन 23 तो इतना काम करता है कि अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट से राइट्स एंड ड्यूटीज गवर्न होंगे, और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो जो शेड्यूल 1 है उससे गवर्न होंगे राइट्स एंड लायबिलिटी। तो सबसेक्शन 1, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस एक्ट यानी कि जो मैं आगे बोलना चाह रहा हूं, इस लैंग्वेज को भी पढ़ना आना चाहिए, मीनिंग निकालना आना चाहिए। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट यानी कि एक्ट में तो भी 81 सेक्शन है, तो जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं वो तब तक लगेगा जब तक कि एक्ट के किसी और प्रोविजन में उसके कॉन्ट्राडिक्शन में कोई बात ना लिखी हो। फॉर एग्जाम्पल, माना एक एग्जाम्पल है, काल्पनिक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का वो बराबर होगा। माना सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज में, लेकिन सेक्शन सपोज कीजिए 47 में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर नहीं होगा, तो फिर सेक्शन 23 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब सेक्शन जो 23 है उसकी पावर बहुत कम है, उसकी पावर बहुत कम है। इसका मतलब है कि अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ है तो पहले वो लगेगा, फिर सेक्शन 23 नहीं लगेगा आपके ऊपर। इसी तरह से एक्ट के किसी और प्रोविजन में कुछ और लिख दिया गया तो पहले दूसरे प्रोविजन लगेंगे, सेक्शन 23 की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूं उस पर। बस एक बार पढ़ तो लेते ही हैं कि आपको लैंग्वेज भी पढ़ना आ जाए। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ ए एलएलपी, मतलब जो एलएलपी के पार्टनर्स हैं उनके आपस की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी, एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, और एलएलपी एज ए फर्म और पार्टनर के बीच के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी क्या है, सेल बी गवर्न बाय द एलएलपी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एंड बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। तो वो गवर्न जो होंगे वो एलएलपी एग्रीमेंट से गवर्न होंगे। इट के लिए सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ द एलएलपी एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी गवर्न बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। Second point, the LLP agreement and any changes, if any, made therein shall be filed with the registrar in such form, manner and accompanied by such fees as may be prescribed। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आ सकता है कि जो LLP एग्रीमेंट है क्या उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? रजिस्ट्रार के पास आंसर ही है। जो भी LLP एग्रीमेंट है या उसमें कभी भी बदलाव लाना चाहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या बदलाव नहीं आ सकता, तो ऐसे इसमें भी आ सकता है। तो LLP एग्रीमेंट या उसके अंदर कुछ बदलाव जो भी हैं वो आप रजिस्ट्रार को सूचित करेंगे, रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे उस मैनर में और उस फीस के साथ जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है।
An agreement in writing made before the incorporation of the LLP between the person who subscribed their name to the incorporation document। तो पिछली क्लास में हमने incorporation document के बारे में पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन जब LLP का होता है तो एक जो डिटेल्स जाती हैं कई सारी, तो उनको कंबाइंड तौर पर हमने क्या कह दिया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कह दिया। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर साइन भी होते हैं सब्सक्राइबर के, जैसे कंपनी में होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2% के, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7% के, तो यहां पर भी सब्सक्राइबर के सिग्नेचर होंगे, 2 कम से कम होंगे ही होंगे। तो एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी से जो भी एग्रीमेंट इन राइटिंग हुआ है बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो किन लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ होगा, एलएलपी एग्रीमेंट किन लोगों के बीच में हुआ होगा, जो पहले सब्सक्राइबर बने हैं मतलब फर्म के इरेट के लिए, तो उनके बीच में जो भी इनकॉर्पोरेशन से पहले एग्रीमेंट हुआ, मे इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द एलएलपी, तो वो एलएलपी के ऊपर ऑब्लिगेशन रखते हैं। जैसे कंपनी की अगर आप पढ़ेंगे, मतलब फाउंडेशन लेवल पर नहीं पढ़ने को मिलता वो कॉन्सेप्ट, लेकिन इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स एग्रीमेंट करते हैं बिफोर इनकॉर्पोरेशन, वो बाइंडिंग नहीं होता कंपनी पर, ये एक अंतर है। यहां पर जो बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सब्सक्राइबर जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो मे इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द एलएलपी, तो वो एलएलपी के ऊपर एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंडिंग है, बाइंडिंग फोर्स है, एलएलपी को वो मानना पड़ेगा। प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। इसी तरह की बात कुछ कंपनी में भी है कि प्रोवाइडेड सारे शेयर होल्डर रेटिफाइड कर दें, लेकिन वहां कुछ और तरीके से है, इसलिए थोड़ा सा चेंज है। तो प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी, की शर्त यह है कि जितने भी पार्टनर्स थे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी उसे रेटिफाई करने के लिए तैयार हो जाए। रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है कि उसे मानने के लिए तैयार हो जाए। ये टेक्निकल एक कमी है कंपनी एक्ट में भी और एलएलपी में भी। सपोज कीजिए सारे के सारे जो पार्टनर हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो रेटिफाई करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो जो एग्रीमेंट है बिफोर इनकॉर्पोरेशन बिटवीन द सब्सक्राइबर, उसकी कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है। मतलब एलएलपी नहीं भी माने होते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, केवल तभी बाइंडिंग है वो जब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सारे के सारे जो पार्टनर हैं एलएलपी के, वो उस चीज को रेटिफाई कर लेते हैं। तो यहां से एक छोटा मोटा केस स्टडी बन सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर, जब तक कि एग्रीमेंट में डिस्कशन ना हो किसी भी मुद्दे को लेके, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी and the partner shall be determined by the provision relating to that matter as are set out in the first schedule। तो हम शुरुआत से पढ़ते भी आते हैं कि जो 4 शेड्यूल में से पहला शेड्यूल है वो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी बताता है पार्टनर के बीच में, और पार्टनर और एलएलपी के बीच में बताता है। तो अगर एग्रीमेंट में अदरवाइज कुछ ना हो तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं बिटवीन द पार्टनर एंड एलएलपी एंड पार्टनर, तो गवर्न होंगे शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। यानी कि जो शेड्यूल 1 में स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं राइट्स एंड ड्यूटी, जो मॉडल राइट्स एंड ड्यूटी लिखे हुए हैं वो माने जाएंगे। अगर आपको उसमें से कोई पसंद नहीं है तो आप एग्रीमेंट में उसका जिक्र साफ साफ कर दीजिएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से बताइएगा किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता है फर्म के कॉन्सेप्ट से। जो चेंजेस हैं उन्हें आपको अच्छी तरह से नोटिस करना है। जितना आप नोटिस करके पढ़ेंगे, याद करेंगे, उतना आपकी रिटेंशन पावर मजबूत होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन का मतलब ये होता है एक तरह से कोई चीज का आगे कंटिन्यू ना रहना, सेसेशन। जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेसेशन हो गया उसका, यानी कि पहले वो पार्टनर था, फॉर्मर पार्टनर था और अब वो पार्टनर नहीं रहा, तो इस तरीके से सेसेशन का वर्ड लिया जाता है। तो किस तरीके से आप पार्टनरशिप को, एलएलपी को छोड़ सकते हैं? जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था हमने, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ही आप रिटायरमेंट ले सकते हैं,
लेकिन जो पार्टनरशिप एट विल होती है, बाय राइटिंग नोटिस देके आप कभी भी एट एनी टाइम रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो एलएलपी में भी यहां पर इस तरह का तो कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या आपका पार्टनरशिप एट विल है, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये एक तरह से बॉडी कॉर्पोरेट ये लगातार चलेगी ही, जैसे कंपनी होती है। कोई ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी, 3 साल के बाद, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आपको खत्म करना है तो एक लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस को अपना के ही आप खत्म कर सकते हैं। तो यहां चेंज है थोड़ा सा, पार्टनरशिप एट विल की तरह का है कि कोई भी पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है बाय गिविंग नॉट लेस देन 30 डेज नोटिस इन राइटिंग। वहां पे क्या था, अगर पार्टनरशिप एट विल थी तो 30 डेज का कोई जिक्र नहीं था। कभी भी आज आप चाहें पार्टनर को छोड़ना, आज अभी नोटिस दे दिए 2 मिनट पहले, आज छोड़ दीजिए, खत्म। लेकिन यहां पर 30 डेज नोटिस इन राइटिंग आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा अगर आपको सीज करना है। इसके अलावा बिना नोटिस के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर आप ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगे। जैसे अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनर सीज हो ही जाएगा, तो वो वहां पर भी था, यहां पर भी था। इसके अलावा कुछ ग्राउंड अलग हैं यहां पर, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर अनसाउंड हो जाए तो क्या वो पार्टनर रिटायर्ड मान लिया जाता है? आंसर इज नो। डेथ और इंसॉल्वेंसी से तो मान लिया जाता है, बल्कि डेथ और इंसॉल्वेंसी से तो पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है, जब तक कि एग्रीमेंट में आपने ये प्रोवाइड ना कर रखा हो कि एक पार्टनर की डेथ से या एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी से फर्म की एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिख रखा तो एक सिंगल पार्टनर की डेथ से फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। मैं कंपेरिजन करके पढ़ा रहा हूं जिससे आपको याद रह जाए, मेमोरी में बैठ जाए। लेकिन यहां पर डेथ से वो पार्टनर रिटायर हो जाएगा, वो तो है ही है, चलिए। लेकिन इसके अलावा कोई अगर अनसाउंड माइंड का हो गया तो नॉर्मल पार्टनरशिप में ना तो फर्म डिसॉल्व होती और ना ही वो पार्टनर रिटायर होता, बल्कि आपने वहां पढ़ा होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट अगर कोई पार्टनर अनसाउंड हो रहा है तो दूसरे पार्टनर अगर कंप्लेन करेंगे तब जाके कोर्ट आपको आदेश दे सकती है कि चलिए फर्म को डिसॉल्व कीजिए, अदरवाइज नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या है, वो ऑटोमेटिकली जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है वो रिटायर मान लिया जाएगा, या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, या अभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन उसने अपनी एप्लीकेशन खुद लगा रखी है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये जो डेथ के अलावा जो बाकी ग्राउंड है, तो जब हमने शुरुआत की पहली क्लास में पढ़ा था कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए पार्टनर इन एलएलपी, यानी कि कौन कौन लोग एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते, तो वही सारी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो जब वो पार्टनर बन ही नहीं सकते तो इसमें क्या है, अगर पहले वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी और आप एलएलपी के पार्टनर बन गए, लेकिन बाद में वो डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, तो आपको फर्म को सीज करना पड़ेगा। इट क्लियर? तो देखिएगा सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 पहले देखते हैं। ए पर्सन में सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ ए एलएलपी in accordance with an agreement or by giving a notice in writing of not less than 30 days। जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं तो वहां 30 डेज का कोई चक्कर नहीं है। टू अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज पार्टनर, तो दूसरे पार्टनर को 30 डेज नोटिस देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी वजह हैं जिनकी वजह से आप रिटायरमेंट हो सकता है। ए पर्सन शेल सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन ए डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी, या तो पार्टनर की डेथ हो जाए या फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, और इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, और इफ ही हैड अप्लाइड टू बी एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट। एडजस्ड कहते हैं बेसिकली इंसॉल्वेंसी के ऑर्डर को, या तो उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने के लिए अप्लाई किया हो, तो अभी तक ऑर्डर आया नहीं लेकिन तब भी वो सीज हो जाएगा, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। और डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, हो सकता है किसी और ने अप्लाई कर रखा हो, यानी क्रेडिटर ने अप्लाई कर रखा है, तो अगर दूसरे व्यक्ति ने अप्लाई कर रखा है कि आप इंसॉल्वेंट हो, डिक्लेयर किए जाने चाहिए, तो उस केस में जब तक आप सीज नहीं माने जाएंगे जब तक कि कोर्ट का आदेश ना आ जाए। लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप को अप्लाई करवाते हैं कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो आदेश से पहले भी, यानी जैसे ही आपने अप्लाई किया तो वैसे ही आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं और पार्टनरशिप से सीज हो जाते हैं। क्लियर है? सबसेक्शन 3 क्या कहता है वो देखेगा।
जैसे पार्टनरशिप में था, बट उसी से मिलता जुलता है। जो भी पार्टनर सीज हो रहा है, ठीक है ना, जो भी पार्टनर सीज हो रहा है, तो वहां पर भी हम देखते थे रिटायरमेंट के बाद भी जो पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर लायबिल बना रहता है जब तक कि वो इस बात का पब्लिक नोटिस ना दे दे। तो यहां पर भी उससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है। यहां पर पब्लिक नोटिस वर्ड नहीं है, केवल इतना है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, जो सीज हो रहा है, जिसे हम फॉर्मर पार्टनर कहेंगे, तो वो अभी भी पार्टनर के रूप में लायबिल बना रहेगा, पार्टनर के रूप में लायबिल बना रहेगा जब तक कि जिस पर्सन मतलब जो पर्सन उसे लायबिल बनाना चाहता है, किसी ना किसी थर्ड पार्टी का उधार होगा फर्म के ऊपर, जब तक कि थर्ड पर्सन को इस बात की जानकारी ना हो कि अब वो पार्टनर नहीं रहा है। पीरियड के लिए तो देखिएगा सबसेक्शन 3, वेयर ए पर्सन is seized to be a partner of the LLP, जिसे हम फॉर्मर पार्टनर कहेंगे, the former partner is to be regarded in relation to any person dealing with the LLP as still being a partner of the LLP। तो वो अभी भी पार्टनर ही बना रहेगा, लेकिन केवल लाइबिलिटीज के लिए, unless the person had noticed that the former partner is ceased to be a partner of the LLP। यानी जो पर्सन थर्ड पार्टी फॉर्मर पार्टनर को लायबिल बनाना चाहती है, तो जब तक उसे इस बात की जानकारी ना हो कि ये अब रिटायरमेंट ले चुका है, और नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी ए पार्टनर ऑफ द एलएलपी हैड बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। या तो आप नोटिस जो है फॉर्मर पार्टनर सीज हो चुका है, इस बात की सूचना रजिस्ट्रार को दे दो, ठीक है ना। अब माना आपने रजिस्ट्रार को इस बात की सूचना दे दी, ये एलएलपी भी दे सकती है, ध्यान दीजिएगा जो बी पॉइंट की बात है, ये एलएलपी भी दे सकती है कि हमारे पास से जो राम भरोसे हैं वो अब रिटायर हो गए, या राम भरोसे जो पार्टनर था वो खुद भी दे सकता है। खुद क्यों देना चाहिए, अदरवाइज वो लायबिल बना रहेगा। तो अगर आपने नोटिस दे दिया इस बात का रजिस्ट्रार को कि मैं अब रिटायरमेंट नहीं रहा, या फर्म ने नोटिस दे दिया कि राम भरोसे हमारा पार्टनर नहीं रहा, तो जो थर्ड पार्टी फर्म से डील कर रही है, चाहे उसे इस बात का पता था या नहीं पता था कि आप पार्टनर हैं या नहीं है, तो भी आप लायबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी को निभा दिया, आप नोटिस दे दिया। अब ये कैसे आप पता लगाएंगे भाई कौन कौन फर्म से डील कर रहा है, उसे इस बात की जानकारी है या नहीं है, ये तो नहीं आपके पॉसिबल है ना आपके लिए। तो ये कहा है या तो आप नोटिस दे दीजिए तो आप लायबिल नहीं रहेंगे। अगर नोटिस नहीं देते तो उस बंदे के लिए लायबिल नहीं रहेंगे आप जिसे इस बात का पता था कि आप रिटायरमेंट ले चुके हैं। अगर या तो साबित कर दीजिए, जो भी आपको लायबिल बनाना चाह रहा है तो आप अपने एविडेंस से साबित कर दीजिए, जी इसे तो पता था मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं, ये तो गलत मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, ये तो गलत मुझे पार्टी बना रहा है। पीरियड के लिए तो ये दो केसेस हैं। आप सबसे इजी तरीका है कि आप नोटिस दे दीजिए तो आप लायबिलिटी से बच जाएंगे। सब सेक्शन 4, द सेसेशन ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन to the LLP or the other partner or to any other person which he incurred while being a partner। बिल्कुल उसी तरह का है कि जो सबसेक्शन 3 है, जो नोटिस आपने रजिस्ट्रार को दिया है, उससे आप फ्यूचर लायबिलिटी के लिए बचते हो, लेकिन बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, बिफोर द डेट ऑफ सेसेशन, ठीक है ना, उससे पहले की जो लायबिलिटी इनकर थी, तो उसके लिए तो फॉर्मर पार्टनर आगे भी लायबिल बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने रिटायरमेंट ले लिया और लायबिलिटी पुरानी है तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई रिटायरमेंट के बाद, है ना। तो रिटायरमेंट के बाद भी आप लायबिल बने रहोगे। दिस इज सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5, वेयर ए पार्टनर ऑफ ए एलएलपी सीजेड टू बी ए पार्टनर। अगर एक एलएलपी का जो पार्टनर है वो रिटायरमेंट लेता है, सीजेड का मतलब अब वो नहीं रहा पार्टनर, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एलएलपी एग्रीमेंट, जब तक कि एलएलपी एग्रीमेंट में इसके अलावा कुछ प्रोविजन ना हो, द फॉर्मर पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी। तो जो फॉर्मर पार्टनर है वो एलएलपी से रिसीव करने का हकदार होगा। क्या हकदार होगा? जो भी उसकी कैपिटल है, यानी कैपिटल अकाउंट जो उसका बैलेंस खड़ा हुआ है, इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो उसके, या तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट साथ के साथ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते रहे होंगे, जैसे कि आप नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के जब आप अकाउंट बनाते हैं तो हर साल का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। लेकिन अगर अभी भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस है कुछ पीएनएल अकाउंट में, तो वो आप मतलब जो फॉर्मर पार्टनर है उसका प्रपोर्शनेट से उसे देंगे। अगर कोई लॉस है तो वो लेस करेंगे प्रपोर्शनेट। तो बहुत सिंपल सा है, लॉजिकल सी बात है। सबसेक्शन 5,
क्या क्या इंटाइटल्ड है वो एलएलपी से देने के लिए? एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड टू द एलएलपी एंड हिज शेयर एंड हिज राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द एलएलपी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज ऑफ द एलएलपी डिटरमाइंड एट द डेट द फॉर्मर पार्टनर सीजेड टू बी द पार्टनर। और फॉर्मर पार्टनर बाद में मैनेजमेंट में इंटरफियरेंस करने का कोई भी राइट नहीं रखेगा। ये सिंपल सी बात है। ए फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफियर इन द मैनेजमेंट। ये रेट क्लियर? तो आप देखिएगा कि सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बड़ा मतलब मिलता जुलता टॉपिक था। तो जो चेंजेज हैं आपके पार्टनरशिप में आपने पढ़े और यहां पर उन चेंजेस को नोटिस करना है जिससे वो लंबे समय तक आपके याद रहें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेज इन पार्टनर सेक्शन 25, यानी कि किसी पार्टनर के एड्रेस में कोई चेंज हो रहा है, किसी पार्टनर के नाम में कोई चेंज हो रहा है, तो वो पार्टनर फर्म को नोटिस देगा इस बात का, और फर्म इंटर्न रजिस्ट्रार को नोटिस देगी। पार्टनर फर्म को देगा, एलएलपी को देगा, और एलएलपी रजिस्ट्रार को देगी। और ये भी प्रोविजन रखा हुआ है कि अगर पार्टनर खुद देना चाहे रजिस्ट्रार को, तो वो खुद भी इस बात की जो सूचना है रजिस्ट्रार को दे सकता है, और रजिस्ट्रार फिर उसका रजिस्ट्रेशन अपने यहां कर लेगा। क्लियर? तो सबसेक्शन 1, एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम, खुद के नाम में चेंज हो रहा है, और एड्रेस विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज, जिस दिन भी चेंज हो रहा है उसके 15 दिन के अंदर आपको एलएलपी को देना पड़ेगा। एलएलपी सेल वेयर ए पर्सन बिकम्स और सीजेड टू बी द पार्टनर। एलएलपी अभी पॉइंट नंबर 1 को हटा दीजिए माइंड से भी। ये तो पॉइंट नंबर 1 तो क्या था, आप पार्टनर थे, पार्टनर के नाम में कोई चेंज हो रहा है या उसके एड्रेस में कोई चेंज हो रहा है, तो पार्टनर जो है फर्म को नोटिस देगा। अब बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग बात है, ठीक है ना। एक एलएलपी अगर कोई पार्टनर नया इंट्रोड्यूस हो रहा है या एक पार्टनर सीज हो रहा है, ठीक है ना, तो वेयर ए पर्सन बिकम्स और सीजेड टू बी द पार्टनर, इस बात की सूचना भी आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, तो उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन। फाइल ए नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीजेड टू बी द पार्टनर। तो जिस दिन कोई पार्टनर नया इंट्रोड्यूस हो रहा है या जिस दिन कोई फॉर्मर पार्टनर निकल रहा है, तो उसके निकलने के या इंट्रोड्यूस होने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देनी है। और वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ये अब पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है कि पार्टनर ने जो है एलएलपी को सूचना दी, तो अगर पार्टनर के नाम में एड्रेस में कोई चेंज हो रहा है, फाइल ए नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच ए चेंज। तो पहले पार्टनर 15 दिन के अंदर सूचना देगा एलएलपी को, और एलएलपी चेंज के 30 डेज के अंदर, यानी कि एक्स्ट्रा 15 दिन और मिल जाएंगे थे, तो वो रजिस्ट्रार को सूचना देगी। तो ये जो बी पॉइंट है ये पहले पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। सबसेक्शन 3, ए नोटिस फाइल विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2 shall be in such form and accompanied by such fee as may be prescribed। तो भाई कुछ भी आप फाइल करेंगे इंफॉर्मेशन वगैरह को, तो एक तो फॉर्म जो प्रेस्क्राइब्ड होता है और एक फीस भी जरूर चाहिए। बिना फीस के तो इनका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो ये तो हर जगह लिखा हुआ ही रहता है, इसे याद करने की जरूरत नहीं होती आपको। तो जो भी आप सूचना देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे, तो shall be accompanied by such fee as may be prescribed, or shall be in such form as may be prescribed। वो किस किस के साइन होने चाहिए? shall be signed by the designated partner of the LLP and authenticated in manner as may be prescribed। और डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन होने चाहिए और उस तरीके से ऑथेंटिकेट होना चाहिए जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड है। एंड इफ इट रिलेट टू एन इनकमिंग पार्टनर, अगर ये सूचना एक इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड है, तो इनकमिंग पार्टनर का एक कंसेंट फॉर्म भी जाएगा कि वो क्या पार्टनर बनने के लिए तैयार है। तो सेल कंटेन स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट ही कंसेंट, यानी कि उसने अपनी सहमति दे दी है, टू बिकमिंग ए पार्टनर, साइंड बाय हिम एंड ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। क्लियर है? सब सेक्शन 4 ये कहता है कि वैसे तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी ड्यूटी फर्म को देने की है और फिर फर्म की ड्यूटी रजिस्ट्रार को देने की है, लेकिन क्योंकि अगर फर्म ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, अल्टीमेटली फंसेगा तो रिटायरिंग पार्टनर ही, तो डायरेक्टली वो भी रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दे सकता है। सबसेक्शन 4 ये कहता है
एनी पर्सन हु सीजेस टू बी द पार्टनर ऑफ द एलएलपी मे हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार द नोटिस रेफर टू इन सबसेक्शन 3। अभी सबसेक्शन 3 में नोटिस पढ़ के आए ना कि एलएलपी देगा 30 डेज के अंदर। इफ ये रीजनेबल कोर्स टू बिलीव दैट द एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार, अगर उसे डाउट है कि एलएलपी शायद अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा तो जो पर्सन रिटायरिंग है वो भी दे सकता है। एंड इन केस ऑफ एनी सच नोटिस फाइल्ड बाय द पार्टनर द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन ए कंफर्मेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी अनलेस द एलएलपी हैड आल्सो फाइल्ड सच नोटिस। तो रजिस्ट्रार एकदम नहीं उसको रजिस्टर करेगा कि एक पार्टनर ने बता दिया कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया। रजिस्ट्रार इस बात की कंफर्मेशन एलएलपी से करेगा। अब वो कब करेगा? हो सकता है कि पार्टनर को लग रहा हो कि एलएलपी नहीं फाइल करेगी तो पार्टनर ने भी नोटिस दे दिया रजिस्ट्रार को। इस दौरान एलएलपी ने भी इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी रजिस्ट्रार को। तो अगर एलएलपी ने भी इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी तो उस केस में तो ऑब्टेन नहीं करेगा कंफर्मेशन, क्योंकि एलएलपी खुद ही बता रही है ना। और अगर एलएलपी ने नोटिस नहीं दिया इस बात का तो फिर रजिस्ट्रार पहले कंफर्म करेगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा। However, where no confirmation is given by the LLP within 15 days, अगर एलएलपी ने जवाब नहीं दिया, रजिस्ट्रार ने एलएलपी से पूछा और 15 दिन के अंदर एलएलपी ने जवाब नहीं दिया, द रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय द पर्सन सीजिंग टू बी द पार्टनर अंडर दिस सेक्शन। तो रजिस्ट्रार अपने यहाँ इस बात को रजिस्टर कर लेगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर था वो रिटायर हो चुका है। जल्दी से बताइएगा, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर है या नहीं है? एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है एलएलपी से भी, हल्का सा ही क्वेश्चन आना है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। और केस स्टडी अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैं इस लेवल से पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक लाइन एक एक लेटर समझा के पढ़ा रहा हूं कि कोई भी केस स्टडी आ जाए आपकी तो भी आप उसे कर पाए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 27, दिस इज एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी की जो लायबिलिटी है वो कितनी है। जैसे हम पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते हैं ना कि पार्टनर के किए गए कामों के लिए दूसरे पार्टनर भी जिम्मेदार है और फर्म भी जिम्मेदार है। तो यहां पर एक फर्क है कि अगर कोई भी पार्टनर एलएलपी का कोई भी पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए दूसरे पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे, एलएलपी जिम्मेदार होगी। और अपने किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए वो खुद तो जिम्मेदार होगा ही होगा, ये किसी दूसरे सेक्शन में लिखा हुआ है। यहां तो केवल इतना लिखा हुआ है कि अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है पार्टनर तो उसके लिए दूसरे पार्टनर जिम्मेदार ना होके एलएलपी बाउंड होगी। इट के लिए और किन किन लोगों के लिए होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर थर्ड पार्टी के एलएलपी जिम्मेदार हो जाएगी। हो सकता था कि जो थर्ड पार्टी क्लेम कर रही है एलएलपी से उसे इस बात का पता था कि जो मेरे से पार्टनर डील कर रहा है उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है इस काम को करने के लिए, तो एलएलपी जिम्मेदार नहीं है। एलएलपी केवल उन्हीं लोगों के लिए जिम्मेदार होगी, थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार होगी जो गुड फेथ में आपके पार्टनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्लियर? ए एलएलपी नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विद ए पर्सन। एलएलपी जो अपने काम करती है, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो अपने पार्टनर के थ्रू करती है। तो एलएलपी अपने पार्टनर के किए गए काम के लिए जिम्मेदार नहीं है इफ द पार्टनर इन फैक्ट हैड नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग ए पर्टिकुलर एक्ट। जब तक कि पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी ना हो, यानी कि एलएलपी तभी जिम्मेदार है जब पार्टनर के पास अथॉरिटी हो। ऐसा थोड़ी है कि आप पार्टनर ने तो कुछ भी करेंगे, पार्टनर के पास ऑथराइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए। ऑथराइज्ड कामों के लिए तो एलएलपी जिम्मेदार होगी। एंड द पर्सन नोज दैट ही हैड नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी पार्टनर ऑफ द एलएलपी। और जिम्मेदार नहीं होगी एलएलपी अगर पर्सन इस बात को जानता था कि जो पर्सन जो पार्टनर मेरे साथ डील करने के लिए आया है उसके पास अथॉरिटी नहीं है, यानी जान पूछ के आप औखली में सिर दे रहे हैं, तो एलएलपी थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। क्लियर? तो एक बार तो यही क्वेश्चन आ गया कि एलएलपी कब जिम्मेदार नहीं है, तो कब कब जिम्मेदार नहीं है वो ये आ गया। एलएलपी लायबल इफ ए पार्टनर ऑफ द एलएलपी लायबल टू एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ ए रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन इट्स पार्ट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द एलएलपी और विद इट्स अथॉरिटी। तो सबसेक्शन 1 को ही घुमा के लिखा गया है। बस एलएलपी लायबल होगी अपने पार्टनर के किए गए कामों के लिए अगर उस पार्टनर ने कोई काम किया है इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस और विद इन हिज अथॉरिटी, यानी कि जो पार्टनर को पावर थी
उसके अंतर्गत रहते हुए काम किया है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया है तो एलएलपी जिम्मेदार होगी। इन अदर वर्ड एलएलपी जिम्मेदार नहीं होगी अगर पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है, जिस पर्सन के साथ वो डील कर रहा है उसे इस बात की जानकारी थी। An obligation of the LLP, whether arising in the contract or otherwise, shall be solely the obligation of the LLP. तो this is very important. नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, दूसरे पार्टनर की भी जिम्मेदारी होती है, यहां पर सिर्फ एलएलपी की जिम्मेदारी है और जो एलएलपी की जो जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन वो एलएलपी की प्रॉपर्टी से ही मेट आउट की जा सकती है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही है पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। इट मींस अगर वो ऑब्लिगेशन ऐसी हैं कि ऑब्लिगेशन ज्यादा हैं और एलएलपी की एसेट कम है तो पार्टनर्स को इंडिविजुअली नहीं लानी पड़ेगी। द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी शैल बी मेट आउट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी इटसेल्फ, यानी कि जो लायबिलिटी है एलएलपी की वो एलएलपी की ही प्रॉपर्टी से मेट आउट होंगी। क्वेश्चन डायरेक्ट, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर। तो दोनों ही बातें लिखनी है कि एलएलपी किस किस कामों के लिए लायबल है और किस किस कामों के लिए लायबल नहीं है। तो जो ऊपर पढ़ा है आपने कि एलएलपी अपने पार्टनर के ऑथराइज्ड कामों के लिए लायबल है और जो उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस करे हो, और नहीं लायबल है अगर वो अनऑथराइज्ड काम है और जिस पर्सन से वो डीलिंग कर रहा है पार्टनर उसे इस बात की नोटिस था। तो क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो अभी जैसे हमने पढ़ा तो यहां पर पढ़ा हमने कि किसी भी पार्टनर के किए गए कार्य के लिए एलएलपी सोलिली जिम्मेदार है पार्टनर लायबिलिटी, वही चीज यहां लिखी हुई है, लेकिन ये वो लिखा हुआ है कि अगर जो पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है तो एलएलपी तो जिम्मेदार होगी ही होगी, अभी सेक्शन 27 में हम पढ़ के आए हैं, लेकिन वो पार्टनर खुद भी जिम्मेदार होगा, लेकिन बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे। A partner is not personally liable directly or indirectly for an obligation referred to in subsection 3 of section 27 solely by reason of being a partner of the LLP। एक पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली केवल इस वजह से कि वो एलएलपी का पार्टनर है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन shall not affect the personal liability of the partner for his wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of the LLP। तो लॉजिक समझिए कि कोई भी पार्टनर जो खुद ओन रॉन्गफुल एक्ट करेगा उसके लिए वो जिम्मेदार है, पर्सनली भी लायबल है। फिर उसके लिए एलएलपी तो लायबल है ही, लेकिन खुद के रॉन्गफुल एक्ट के लिए वो पर्सनली भी लायबल है, लेकिन दूसरे पार्टनर के किए गए रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के लिए दूसरे पार्टनर लायबल नहीं होते। खुद जो पार्टनर गलती करता है वो खुद पर्सनली लायबल होता है और एलएलपी तो लायबल होती ही होती है, लेकिन जो बाकी पार्टनर हैं वो लायबल नहीं होते हैं। तो जल्दी से बताइएगा यहां तक जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है, जल्दी से बताइएगा। बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, तो एक एक चीज मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है। तो यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज आगे जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है होल्डिंग आउट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है होल्डिंग आउट, बिल्कुल उसी तरह का है होल्डिंग आउट जैसे पार्टनरशिप में था कि अगर कोई पार्टनर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज ए पार्टनर इन ए फर्म, या कोई और उसके बारे में बोलता है और वो साइलेंट रहता है, और कोई थर्ड पार्टी इस बात पर फेथ करके फर्म को क्रेडिट दे देती है, तो जो पार्टनर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है या जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो होल्डिंग आउट से पार्टनर माना जाता है और उस लायबिलिटी के लिए वो लायबल बना रहेगा। और ये भी आप जानते हैं होल्डिंग आउट में अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद के किए गए कामों के लिए जो पार्टनर है वो जिम्मेदार नहीं रहता है। तो वहां पर हमने देखा था पार्टनर बाय एक्सटोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो दोनों को मिला दिया गया है यहां पर। वहां होल्डिंग आउट क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद की बात है, और एक्सटोपेल क्या होता है जब आप झूठ बोलते हैं कि मैं एक फर्म में पार्टनर हूं। तो यहां दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया है, क्योंकि होल्डिंग आउट और एक्सटोपेल में अंतर है नहीं कुछ भी, केवल वहां अलग अलग नाम रखे हुए थे। होल्डिंग आउट, एनी पर्सन who by words spoken or written by his conduct represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in LLP
वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है जानबूझ के कि मैं पार्टनर हूं, या कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप चुप रहते हैं। इज लाइबल टू एनी पर्सन हु हैज ऑन द फेस ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन। तो लाइबल है वो बंदा उस पर्सन के लिए जिसने इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर विश्वास किया है, और गिवन क्रेडिट टू द एलएलपी whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that representation has reached the person so giving credit। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको इस बात का आभास था भी या नहीं था कि जो आप झूठ बोल रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन तक पहुंच गया है। बस आपसे तो ये बोला जाएगा कि गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आपने कभी रिप्रेजेंट किया था या नहीं किया था, और आप गीता पर हाथ रख के कसम खा के ये बोल देते हैं जज साहब हाँ किया तो था, लेकिन मुझे इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था कि मेरी बात को किसी थर्ड पर्सन तक पहुंच गई है। तो जज साहब कहेंगे रुक जाइए, आप ये मत कहिए, और अब आप पार्टनर हैं लायबिलिटी के लिए। हाउएवर वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द एलएलपी एज ए रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, तो यहां लिखा हुआ है एलएलपी तो जिम्मेदार रहेगी क्रेडिट के लिए, तो वो तो एक कॉमन सी बात है कि ऐसा नहीं है कि जो होल्डिंग आउट वाला पार्टनर है खाली वही लायबल रहेगा, एलएलपी तो जिम्मेदार रहेगी ही रहेगी। द एलएलपी सेल विदाउट प्रिजुडाइज टू द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी ए पार्टनर बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड देयर ऑन। तो जो एलएलपी है वो तो लायबल रहेगी ही रहेगी। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि डेथ के बाद जो है जो पार्टनर की एस्टेट्स हैं वो लायबल नहीं रहती हैं। तो वेयर आफ्टर ए पार्टनर डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी नेम, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर नेम एज पार्ट देयरऑफ shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after the death। तो अगर एक पार्टनर की डेथ के बाद एलएलपी का सेम नेम से बिजनेस कंटिन्यू रहता है और डिसीज पार्टनर के नेम को भी आप बिजनेस के रूप में कंटिन्यू रखते हैं, तो इस वजह से उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल नहीं रहेगा आफ्टर द डेट ऑफ डेथ। क्लियर? तो बिल्कुल वही प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में थे। आप अगर देखेंगे तो नई चीज याद करने के लिए बहुत कम है। अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो 20 या 30% एक्स्ट्रा हमें चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। उन्हें भी अगर लिंक कर लेंगे पार्टनरशिप और कंपनी से तो वो और इजी हो जाती हैं। नए कॉन्सेप्ट अपने हैं नहीं, क्योंकि बेसिकली नए कॉन्सेप्ट क्या बनाएंगे जब दोनों का मिडवे है, कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट का है, तो वहीं से कॉन्सेप्ट को चुरा के लाना है इन्हें और वही इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से आप बताइएगा कि यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक जरा सा भी डाउट हो क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, तो आज ये हम फिनिश करके ही खत्म करेंगे क्लास को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 टॉपिक और रह गए हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में चाहे एलएलपी की लायबिलिटी हो चाहे पार्टनर्स की लायबिलिटी हो वो लिमिटेड है, ठीक है ना। तो हमने किसी भी केस में अभी तक ये नहीं पढ़ा कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ये तो पढ़ा कि अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट पार्टनर करता है तो उसके लिए सोलिडली लायबिल एलएलपी होगी, अदर पार्टनर नहीं होंगे। और हमने ये भी पढ़ा जो रॉन्गफुल एक्ट करेगा वो भी पर्सनली लायबिल हो जाएगा, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं पढ़ी हमने। सेक्शन 30 आपको कुछ केसेस बताता है, और एक बार क्वेश्चन यहाँ से आ भी गया था डायरेक्ट कि किन किन केसेस में जो लायबिलिटी है एलएलपी की और पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। तो फ्रॉड के केस में मेनली जो है, फ्रॉड के केस में अगर एलएलपी कोई भी काम करती है या उसके जो पार्टनर्स हैं या उसके जो एम्प्लॉई हैं अगर कोई भी एक्ट करते हैं और विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन, क्योंकि 2 अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो सबसेक्शन 1 है वो क्रेडिटर वगैरह के लिए बात करता है, और जो बात का सबसेक्शन है वो अदर पर्सन के बारे में बात करता है। तो अगर क्रेडिटर को या दूसरे पर्सन को धोखा देने के लिए एलएलपी का कोई एक्ट किया जाए तो उस केस में जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की
और एलएलपी की अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन पार्टनर में सारे पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड की नहीं होगी, केवल उन पार्टनर्स की जिनकी नॉलेज में रहते हुए ये काम किया गया, यानी कि जो दोषी पार्टनर हैं केवल उन्हीं की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी पार्टनर इसमें नहीं फंसेंगे। तो इन केस ऑफ द फ्रॉड इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय द एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर with intent to defraud creditor of the LLP or any other person or for any fraudulent purpose, the liability of the LLP and the partners who acted, the liability of the LLP and the partner who acted with intent to defraud creditor or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts or other liability of the LLP। तो जो भी liability LLP की है और पार्टनर्स की जो दोषी हैं इसके लिए, उनकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड होगी। अब इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर एलएलपी साबित कर दे कि क्योंकि देखिए एलएलपी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एलएलपी खुद तो काम करती नहीं है, करेंगे उसके बिहाफ पर पार्टनर ही। तो अगर एलएलपी साबित कर दे कि मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी, एज ए फर्म एज ए होल एलएलपी को जानकारी नहीं थी, तो उस केस में जो है एलएलपी बच सकती है। However, in case any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent as the partner। यानी कि अगर कोई भी एक्ट पार्टनर के द्वारा किया जाता है फ्रॉड वाला, तो LLP भी उतनी लायबिल इतने की पार्टनर, unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge or authority of the LLP। जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि ये जो एक्ट है वो विदाउट द नॉलेज और अथॉरिटी ऑफ द LLP किया गया था फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए। ध्यान रखिएगा, फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए सेक्शन लगता है। सब सेक्शन 2 जो है वो एक सजा का पीरियड और फाइन का अमाउंट के बारे में बात करता है। तो इस तरह की बातें बहुत कम हैं, पेपर में पूछी जाएंगी। तो वेयर एनी बिजनेस इज कैरिड ऑन विद सच इंटेंट और फॉर सच पर्पज एज मेंशन्ड इन सब सेक्शन 1, यानी कि कोई बिजनेस अगर कैरी किया जा रहा है उस सोच के साथ जो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, एवरी पर्सन हु आर नोइंगली ए पार्टी टू कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस इन द मैनर एफोर्सेड शैल बी पनिशेबल विद। तो जो भी पर्सन पार्टी होगी इसकी, यानी कि जो लोग भी फ्रॉड के उत्तरदायी होंगे, तो उन्हें इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, तो मैक्सिमम 2 साल तक की सजा, और विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। और फाइन भी लगेगा, 2 साल की सजा मैक्सिमम है, उससे कम लग सकती है, और फाइन भी लगेगा मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। क्लियर। सबसेक्शन 3, तो सबसेक्शन 3 भी जो सबसेक्शन 1 है उसी तरह की बात करता है ये। सबसेक्शन 3, वेयर ए एलएलपी और एनी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच एलएलपी हैज कंडक्टेड द अफेयर ऑफ द एलएलपी इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, then without prejudice to the any criminal proceeding which may arise under any law। अगर एलएलपी या कोई पार्टनर या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर या एलएलपी के जो एम्प्लॉय हैं वो एलएलपी के अफेयर्स को, कामकाज को फ्रॉडुलेंट मैनर में कर रहे हैं, तो सबसेक्शन 1 में भी यही था। अंतर क्या है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 में? तो ये कह रहे हैं कि जो लायबिलिटी किसी और लॉ में बैठती होंगी, क्योंकि जब भी आप कोई गलत रॉन्गफुल एक्ट करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे एक्ट में भी आप फंसे, तो जो लायबिलिटी आपकी दूसरे एक्ट में फंसती होंगी वो तो है ही। इसके अलावा जो भी पर्सन को इसकी वजह से नुकसान हुआ है, कोई थर्ड पर्सन को आपके इस फ्रॉडुलेंट कंडक्ट की वजह से नुकसान हुआ है, तो आपको वो थर्ड पर्सन को पूरा कराना पड़ेगा। तो विच में राइट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर द एलएलपी एंड एनी सच पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct। तो उससे मतलब जो भी पर्सन जिम्मेदार होगा, एलएलपी है, एम्प्लॉय है या डेजिग्नेटेड पार्टनर है, वो कंपनसेशन देगा थर्ड पार्टी को। एलएलपी लेकिन बच सकती है, जैसे ऊपर उसने साबित किया था कि अगर एलएलपी ये साबित कर देती है कि मेरी नॉलेज में नहीं था ये वाली बात, और ना ही मेरी अप्रूवल थी इस रॉन्गफुल एक्ट को करने के लिए, फ्रॉडुलेंट काम को करने के लिए, तो उस केस में एलएलपी लायबल नहीं होगी। हाउएवर such LLP shall not be liable if any such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without the knowledge of the LLP। तो सबसेक्शन 1 में क्या है कि जितने भी लायबिलिटी हैं उसके लिए आप अनलिमिटेड लायबल हो गए, पहली बात हो। और सबसेक्शन 3 में क्या है कि जिसको नुकसान हुआ है उसे आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा।
सबसेक्शन 1 ये बताता है कि जितने भी सारे डेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि जो डेट्स फ्रॉडुलेंट काम को करने की वजह से आए हैं, जो अदर देन फ्रॉडुलेंट को काम करने की वजह से आए हैं, वो भी डेट के लिए पार्टनर और एलएलपी अनलिमिटेड लायबल होगी। सबसेक्शन 3 कहता है कि आपके फ्रॉडुलेंट कंडक्ट की वजह से जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसे आप पर्सनली कंपनसेशन देंगे। तो जनवरी 21 में का जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच एलएलपी एंड इट्स पार्टनर में फेस अनलिमिटेड लायबिलिटी अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो डायरेक्ट आपको ये सेक्शन रेफर करना था। सेक्शन 34 छोटी छोटी सी बातें लिखी हुई हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट, इस तरह के सेक्शन कंपनी में भी हैं और लेकिन कंपनी के वो सेक्शन जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सेक्शन 34 ये कहता है कि एलएलपी को जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट है दो तरीके में से किसी एक तरीके से रख सकती है, या तो कैश सिस्टम पे रख ले या एक्रूवल पे रख ले। कैश सिस्टम यानी कि जो भी कैश में आएगा, जो भी कैश में खर्चा होगा केवल उसी को रिकॉर्ड करेंगे, और एक होता है एक्रूवल सिस्टम, ड्यू और एक्रूव जिसमें होता है उसे मर्केंटाइल सिस्टम भी कहते हैं। और रखोगे आप डबल एंट्री पर ही, एक होता है सिंगल एंट्री, तो सिंगल एंट्री अलाउड नहीं है एलएलपी के अकाउंट को रखने के लिए, डबल एंट्री ही अलाउड है। लेकिन जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, चाहे वो कैश रख लें चाहे आप वो मर्केंटाइल रख लें, और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये कहां रखे जाएंगे, इन्हें टेक्निकल भाषा में कहा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। तो इन्हें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखा जाएगा। आपसे एक दो नंबर में पूछा जा सकता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड मतलब एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में, लेकिन आप ब्रांच मेरठ में, तो एलएलपी के आप जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट है मेरठ में रख सकते हैं क्या? आंसर इज नो। रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखा जाएगा, उतने पीरियड के लिए रखा जाएगा जितना कि प्रेस्क्राइब्ड है। जैसे कंपनी एक्ट में अगर हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे तो 8 साल का पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है, तो यहां पर जो रूल्स में लिखा हुआ होगा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, उतने समय तक आपको सुरक्षित ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ेंगे। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, द एलएलपी शेल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू इट्स अफेयर फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस ऑन कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल यानी कि मर्केंटाइल बेसिस, एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री अलाउड नहीं है। एंड शेल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ध्यान रखिएगा रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करने पड़ेंगे, फॉर सच पीरियड एज में भी प्रेस्क्राइब, उतने पीरियड के लिए जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी, हर एलएलपी को अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी की रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 महीने के अंदर तैयार करनी है। फाइनेंशियल ईयर एंड आपको पता है कि 31 मार्च को हो जाता है, तो एवरी ईयर एवरी फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होगा 31 मार्च को, उसके 6 महीने के अंदर एक एलएलपी को अपना एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सोल्वेंसी की रिपोर्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर साइन होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर के, जो भी एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर उनके साइन होंगे, और रजिस्ट्रार के पास इसे आपको क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। एवरी एलएलपी सेल विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी फॉर said financial year as on the last day of the said financial year in such form as may be prescribed, and such statement shall be signed by the designated partner of the LLP, और साइन होंगे LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर के। क्लियर है? सबसेक्शन 3, एवरी LLP shall file within the prescribed time the statement of account and solvency prepared pursuant to subsection 2। सबसेक्शन 2 में तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी रिपोर्ट बनाई है, सबसेक्शन 3 में से फाइल करेंगे विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पेन्ड बाय सच फीस एज में भी प्रेस्क्राइब। तो उस तरीके से आपको और उतने पीरियड के अंदर जो कि प्रेस्क्राइब्ड होगा रजिस्ट्रार के पास ये सबमिट करने पड़ेंगे। सबसेक्शन 4 एज सच कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि एलएलपी के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड कराए जाएंगे उस मैनर में जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। हर चीज प्रेस्क्राइब्ड है, सेक्शनों में कम लिखा हुआ है, डिटेल्ड प्रोसीजर जो है प्रेस्क्राइब्ड है। द अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट exempt any class or classes of the LLP from the requirement of this subsection। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस सबसेक्शन की रिक्वायरमेंट से माफ भी कर सकती है कुछ एलएलपी को या क्लासेस ऑफ एलएलपी को। सबसेक्शन 5 फाइन लगाता है कि फाइन अगर ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं करी
तो LLP के ऊपर और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर क्या फाइन लग सकता है? Any LLP which fail to comply with the provision of this section shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 but which may extend to 5 lakh. Or every designated partner of the such LLP shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 1 lakh. ये ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रोसीजरल पार्ट है, जो भी कंप्लायंस पार्ट है कि LLP को एनुअल रिटर्न तैयार करनी है, LLP को स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी तैयार करनी है, LLP को ऑडिट कराने हैं, ये सब कंप्लायंस प्रोसीजर होते हैं। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है, बाकी पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, कोई फ्रॉडुलेंट काम किया जा रहा है, कोई अनऑथराइज्ड काम किया जा रहा है, तो उसमें तो जिन जिन जो लोग भी इसके दोषी होंगे पार्टनर, चाहे वो डेजिग्नेटेड है चाहे नहीं है, वो सब जिम्मेदार है। लेकिन जो कंप्लायंस पार्ट है, प्रोसीजरल पार्ट है, वो नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर इसके लिए लायबल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर ही लायबल होते हैं। ऐसी सेक्शन 35 है, एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं। ये आपको पहला सबसेक्शन याद करना है। इसमें 60 दिन के अंदर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है। तो एवरी LLP shall file an annual return duly authenticated with the registrar within 60 days of closure of the financial year in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed। तो जैसे ऑडिट कराना है, उसके पीरियड नहीं दे रखा आपको, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी तैयार करनी है, उसका पीरियड नहीं दे रखा कि कितने समय के अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी है, वो रूल्स में है। लेकिन एनुअल रिटर्न का टाइम पीरियड आपको सेक्शन के अंदर ही दे रखा है। तो जो जो सेक्शन के अंदर दे रखा है वो आपको याद होना चाहिए कि एनुअल रिटर्न 60 दिन के अंदर फाइल करनी है। और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 फाइन के हैं। एनी LLP which fail to comply with the provision of this section shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 or which may extend to 5 lakh। ये तो LLP के ऊपर फाइन हो गया। सबसेक्शन 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर फाइन है। इफ द LLP contravenes the provision of this section, the designated partner of such LLP shall not be less than 10,000 but which may extend to 1 lakh rupees। अरे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, अभी तक नहीं आया, मैंने अपनी तरफ से दे रखा है। For any contravention of the provision of LLP Act or LLP agreement, all the partners of the LLP are liable for all penalty। Answer is no, only designated partners are liable for penalty। जो भी compliance provision है, एग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है, एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, इस तरह के जो कंप्लायंस पार्ट होता है, इसके लिए सारे पार्टनर जिम्मेदार नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर जिम्मेदार होते हैं। ऑफर योर व्यूज बेस्ड ऑन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो जल्दी से बताइए, नाउ इट्स क्लियर। ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है और पूरा का पूरा जो कोर्स है CA फाउंडेशन का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो डिफरेंसेज हैं वो आप आराम से कर सकते हैं कि LLP और पार्टनर में क्या अंतर है, LLP और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या अंतर है। तो ये सब वो दे रखे हैं आपको, क्लियर है। तो ये कंप्लीट हमने विद पास्ट ईयर जितने भी अभी तक CA फाउंडेशन के क्वेश्चंस आए हैं विद केस स्टडी, हर तरीके से हम अपने जो बिजनेस लो वाला जो पार्ट है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। मैं लिखवाने की भी प्रैक्टिस आपको कर चुका हूं। बाकी जो टेस्ट सीरीज साथ के साथ चल रही थी, और इसके अलावा कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा टेस्ट सीरीज का, तो उससे भी हमें अपनी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और अब लग जाइए, बस अब ज़्यादा समय रहा नहीं है और अपनी तैयारी में फुल फ्लैश तरीके से आप लग जाइए। आपको पहली अटेम्प्ट में अपना जो CA फाउंडेशन है क्रैक करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल मन में सोचने की बात है और सोचने के बाद उसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार करना है। और कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल निसंकोच होके आपको रिवर्ट सेम डे मिल ही जाएगा, नहीं तो ज़्यादा अगले दिन मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम यहीं पर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।